गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005, जिसको कि हम एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना भारत के लिए इसका महत्व सर्वाधिक रूप से है। क्योंकि भारत विविध संस्कृति, धर्म, संप्रदाय, सभ्यताओं का राष्ट्र है। ऐसे में यहाँ पर विविधता होना एक स्वाभाविक सी बात थी और इसी के कारण प्रारंभ से ही एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर बल दिया गया या पाठ्यचर्या होने पर बार बार इस बात का समर्थन किया गया। निरंतर रूप से यहाँ तक कि 1964 की जो कोठारी कमीशन की जो सुझाव थे, वहां से लेके वहां से भी निरंतर रूप से एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर बार बार इसके संबंध में संकेत दिए गए और 1986 की शिक्षा नीति में पहली बार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का प्रस्ताव पास किया गया और इसी प्रस्ताव के चलते 1988 में पहली बार 1988 में पहली बार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण किया गया। एनसीईआरटी ने इस पाठ्यक्रम संरचना के जब प्रस्तुत हुई उसके बाद भी निरंतर रूप से इस पर कार्य करती रही। उसने अपने कार्य को छोड़ा नहीं, बंद नहीं किया और निरंतर रूप से इस पर कार्य करती रही और इसी के चलते एनसीईआरटी के अध्यक्ष, तात्कालिक अध्यक्ष ने 2000 में पुनः एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना प्रस्तुत की। उन्होंने यहाँ पर यह बात स्पष्ट कही कि कोई भी जो है राष्ट्र अगर प्रगति करना चाहता है तो उसमें निरंतरता, परिवर्तन जो परिवर्तन की प्रक्रिया है उसे निरंतर रूप से स्वीकार करना होगा और पाठ्यक्रम भी जैसे समाज प्रकृति के नियम के अनुसार समाज में भी परिवर्तन होते रहते हैं, तो ऐसे में शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन की बार बार मांग उठती उठती है। तो ऐसे में पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होते रहने चाहिए, अर्थात कि एक स्थिर पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए एनसीईआरटी की तरफ से निरंतर रूप से इस संबंध में प्रयास होते रहे और 2005 में पुनः एक संशोधित, यानी कि कहा जाए कि अब तक जितनी दोनों जो प्रस्तुत की गई थी 1988 में और 2000 में पाठ्यक्रम संरचना, उसमें और सुधार करते हुए एक परिमार्जित रूप को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंदर की कुछ नए विषयों पर भी बल दिया गया और एक गुणात्मक शिक्षा के गुणात्मक स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए एनसीएफ 2005 को प्रस्तुत किया गया। एनसीएफ 2005 के निर्माण करने में किन किन बातों का सहयोग लिया गया, किन बातों को ध्यान में लिया गया, आज केवल हम उसके बारे में क्यों ये कोई एक छोटी प्रक्रिया नहीं थी, क्योंकि पूरे राष्ट्र को साथ में लेकर चलना, यानी कि पूरे राष्ट्र की एक सी पाठ्यचर्या हो, पाठ्यक्रम हो और उसी के आधार पर सभी विद्यालयों में एक जैसी प्रक्रिया के साथ शिक्षण कार्य कराया जाए, जिससे कि एक विविधतापूर्ण संस्कृति में एकता का, क्योंकि किसी बिंदु पर आकर सबको एकमत होना अनिवार्य है, तो इसी बात को ध्यान में करते हुए इस पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण किया गया। इसमें सबसे पहला जो बिंदु था जिस पर ध्यान दिया गया या जिस पर बल दिया गया वो था बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश करना, क्योंकि विद्यार्थी शिक्षा को बोझ समझने लगता है। जिस तरह से केवल एक व्याख्यान विधि से रट्टन विद्या के माध्यम से बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो वो बालक के लिए एक बोझ का विषय हो गया था, वो उससे घबराता था, उससे दूर भागता था, या यूँ कहा जाए कि बस एक रेस जैसी बच्चों के बीच में लगी थी। उस चीज को प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसे पाठ्यक्रम के निर्माण का यहाँ पर प्रस्ताव किया गया, जिसमें कि बालक शिक्षा को बोझ न समझे बल्कि उसे बहुत सरल और सामान्य, एक आसान तरीके से उसको ग्रहण करें। अर्थात कि इसमें ये प्रयास किए गए कि जो परीक्षा का जो बोझ बालकों के ऊपर है
उसमें कुछ कम किया जाए और यहाँ पर मतलब कि जो एक स्वरूप जो निर्धारित किया उसमें केवल उच्च कक्षाओं का नहीं, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्तर के समस्त पाठ्यक्रमों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया कि बोझ के बिना किस प्रकार से बालकों को शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि बालक उसको बोझ न समझे, डरे नहीं, उससे भयभीत न हो और शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रेरित हो सके। दूसरी बात है भाषाई शिक्षा का समावेश। भाषाई शिक्षा का समावेश इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे मूल बात जो भाषाई शिक्षा में कही गई थी कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का है वो मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि किस भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए उसी पर यहाँ पर बल दिया गया कि प्राथमिक स्तर में यानी कि प्रारंभिक 2 सालों में बालकों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए और उसके बाद में राष्ट्रीय और जो जितनी भी भाषाएं हैं जैसे राष्ट्रीय भाषा है, विदेशी भाषा है, वो एक उसके अनुकूल जैसा है जैसी शिक्षा चाहता है बालक वैसी शिक्षा उसको प्रदान की जाए। लेकिन प्रारंभिक जो अवस्था है या प्रारंभिक 2 साल में उसमें बालक को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद में अनुदेशन का माध्यम, अनुदेशन का माध्यम भी बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पर बालक प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक कालों में या प्रारंभिक 2 सालों में तो बालक अपनी मातृभाषा को ही पहचानता है, क्योंकि अब तक वो केवल उसी भाषा को सुनता हुआ आया है। अभी हमारे महानगरों की बात तो छोड़ दिया जाए तो महानगर या उनसे जो छोटे और नगर हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी छोटे शहर, छोटे नगरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बा क्षेत्रों में आज भी वैसा माहौल नहीं है कि जैसे हम बच्चों को बचपन से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं या किसी एक जो राष्ट्रीय भाषा है उसके हिसाब से हम बच्चे से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि आज महानगरों में छोटे से छोटा बालक भी अंग्रेजी फर्राटे से बोलता है क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा ही, वहाँ की संस्कृति है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी नहीं है। इसीलिए अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए क्योंकि बालक उसी को समझता है। इसीलिए प्रारंभिक 2 वर्षों में बालकों को मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद में सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था पर बल दिया गया, अर्थात कि सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि सभी स्कूलों के नियम, मूल्य सब एक जैसे हों और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, अर्थात कि सामान्य स्तर के सभी विद्यालयों का स्तर जो स्थिति है उसको सामान्य स्वरूप प्रदान किया जाए। उसके बाद में धर्मनिरपेक्षता का समावेश, यहाँ पर ये मतलब ये प्रस्तावित किया गया कि किसी भी विद्यालय में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी क्योंकि कोई भी धर्म किसी के लिए, हर व्यक्ति के लिए अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है। इसीलिए शिक्षा किसी भी धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर उससे संबंधित शिक्षा नहीं दे सकती है क्योंकि शिक्षा के लिए तो सभी धर्म, सभी संस्कृति समान है। इसीलिए समानता की दृष्टि को बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा पर बल दिया गया। उसके बाद में सामाजिक भावनाओं का विकास, क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है, अर्थात सामाजिक भावनाओं का विकास होना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए पाठ्यक्रम में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिससे कि बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास हो सके। उसके बाद 7वां पॉइंट है राष्ट्रीय एकता का समावेश, क्योंकि राष्ट्रीय एकता कोई भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत अनिवार्य है कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे और इसके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है जो राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में या बालकों की सोच, बालकों की विचारधाराओं को राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरित कर सकती है। अतः पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एकता से संबंधित तत्वों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया। फिर रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश, बालक बोझ ना समझे शिक्षा को, तो उसके लिए क्या होगा कि रुचिपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए या इस तरह से शिक्षा प्रदान की जाए कि उसको शिक्षा प्राप्त करने में उत्साह, एक स्वप्रेरणा प्राप्त हो और उसके लिए शिक्षा रोचक हो, एक बोझ ना हो, एक उससे भय की स्थिति ना उत्पन्न हो। इसीलिए एक रोचक कहते हैं कि रोचक स्थिति का निर्माण हो, उसके लिए शिक्षा का रुचिपूर्ण होना अनिवार्य है, अर्थात कि बालक की रुचि या योग्यताओं के अनुसार शिक्षा का जो निर्धारण है, पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। फिर है छात्रों का स्वतंत्र विकास,
पाठ्यक्रम में इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहनी चाहिए जिनमें कि छात्रों के स्वतंत्र विकास के समस्त अवसर उन्हें प्राप्त हो। ऐसा नहीं हो कि हर समय प्रतिबंधित वातावरण दिया जाए जिसमें कि बालक स्वतंत्रता पूर्वक विकास नहीं कर सकता है। आप बालक की ही क्यों बात कर रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, प्रतिबंधित वातावरण जहाँ भी होगा बालक वहाँ पर एक तनाव को, बालक क्या, जैसे एक महाविद्यालय जिसमें कि कठोर अनुशासन है, जिसमें कि स्व अनुशासन की कोई बात है ही नहीं, जहाँ पे तानाशाही जहाँ अनुशासन हम कह सकते हैं या कठोर अनुशासन कह सकते हैं, उस अगर वो वातावरण वहाँ होता है तो वहाँ बालक आधे से अधिक, बालक क्या कर्मचारी भी आधे से अधिक समय तनाव में रहेंगे और वह तनाव की वजह से शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो हर तरह से बाधित होती है। अर्थात कि बालक जिस तरह से कहा गया है बस उसी तरह से उसको सीखना है, जबकि उसकी वो क्षमता है ही नहीं। तो ऐसे में पाठ्यक्रम, इस संरचना में ये बात कही गई कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जिनमें बालक को स्वतंत्र अपनी योग्यता क्षमताओं के अनुसार सीखने के समस्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। उसके बाद में शिक्षक सशक्तिकरण का समावेश, यानी कि शिक्षकों का सशक्तिकरण का समावेश किया जाना अनिवार्य है। अर्थात कि यहाँ पर जो एक कमेटी बनाई गई या पाठ्यक्रम निर्माण जब किया जाए उसमें शिक्षकों का भी भागीदारी या प्रतिनिधित्व रहना चाहिए, जिससे कि शिक्षक, चूंकि क्या शिक्षक क्या चाहता है, शिक्षक किस तरह से पढ़ा सकता है, शिक्षक की क्या आवश्यकताएं हैं, किस प्रकार की उनकी कार्य करने की जो परिस्थितियां हैं वो कैसी होनी चाहिए, इन सब के बारे में एक शिक्षक से बेहतर और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वही व्यक्ति काम करता है। अतः शिक्षकों का भी जब पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण हो तब शिक्षकों का भी प्रतिनिधित्व उसमें रहना अनिवार्य है। उसके बाद में अभिभावकों की सहभागिता, अभिभावकों का भी सहभागी होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब पाठ्यक्रम निर्माण करता है उन्हें पता होना चाहिए कि अभिभावक क्या चाहते हैं, क्योंकि समाज का भी अंग है, समाज क्या चाहता है इसका पता लगाने के लिए हमें अभिभावकों का सहयोग लेना होगा। वर्तमान में जैसे कि हम देखते हैं कि अधिकांश अभिभावक ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं जहां पर कि पाठ्यक्रम और शिक्षण व्यवस्था सुव्यवस्थित हो और बालक को सीखने के समस्त अवसर प्राप्त हो, ऐसे विद्यालयों में भेजना पसंद करते हैं या पब्लिक स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं जहां पर कि अंग्रेजी को प्रारंभ से ही सिखाया जाता है। क्योंकि वर्तमान में अभिभावकों की मांग है कि हमारे बच्चों को हिंदी बेशक मातृभाषा है, लेकिन हिंदी के साथ में अंग्रेजी का आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर जितने भी उसको कंपटीशन फाइट करने हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं देनी है, अधिकांश अंग्रेजी में होती हैं। फिर आगे की उच्च कक्षाओं का जो शिक्षण कार्य है वो भी अंग्रेजी में ही होता है। इसीलिए तो ऐसे में अभिभावक क्या चाहते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिभावकों से भी इससे संबंध में बातचीत की गई और ये बात सामने आई कि अभिभावक उन्हीं विद्यालयों में भेजना पसंद करते हैं जहाँ पर कि सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम और शिक्षण व्यवस्था हो और पब्लिक स्कूलों में भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर पूर्व कार्यक्रमों का समावेश, जो पूर्व में 1988 में, फिर उसके बाद 1996 में और फिर बाद में 2000 में जितने भी कार्यक्रम इससे पाठ्यचर्या से संबंधित प्रस्ताव रखे गए, संस्तुतियाँ रखी गई, उनसे संबंधित जितने भी पक्ष थे उनको जो ज़रूरी थे, जैसे 1996 की शिक्षा नीति में बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश होना चाहिए, इस बात को लेके प्रस्ताव 1996 की शिक्षा नीति में ही दे दिया गया था। अर्थात कि ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक थे उन सभी बिंदुओं को इसके अंतर्गत पूर्व कार्यक्रमों की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। उसके बाद आता है कक्षा कक्ष व्यवस्थाओं पर विचार। कक्षा कक्ष व्यवस्थाओं पर विचार, क्योंकि हम जब भी बार बार कह रहे हैं कि बालक की प्रारंभिक अवस्था में जो प्रारंभिक 2 साल है उसमें अनुदेशन की जो माध्यम है वो है मातृभाषा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक समस्या खड़ी होती है, क्योंकि अब भारत इतना संकुचित नहीं रहा है। यहाँ पर लोगों का एक शहर से दूसरे शहर में जो मोबिलिटी है वो निरंतर रूप से चलती रहती है। ऐसे में
एक कक्षा के अंदर केवल हिंदी भाषी बालक ही हो ऐसा नहीं है। कोई पंजाबी हो सकता, कोई बंगाली हो सकता, कोई गुजराती हो सकता, कोई मराठी हो सकता। ऐसे में कक्षा कक्ष की व्यवस्था कैसे व्यवस्थित की जाए, कैसे शिक्षकों की व्यवस्था की जाए, किस भाषा का प्रयोग किया जाए, किस तरह से शिक्षण कार्य किया जाए, इन सभी के जो सुझाव थे वो इसके अंतर्गत दिए गए कि ऐसी परिस्थिति में विद्यालय को किस प्रकार से व्यवस्था करनी है, कक्षाओं की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, इससे संबंधित सभी गाइडलाइन इसके अंतर्गत दी। उसके बाद में है वित्तीय व मानवीय स्रोतों पर विचार। जब इस पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण किया गया तो यहाँ पर इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया कि भारतीय परिवेश के अनुसार वित्तीय और मानवीय संसाधन कैसे और किस तरह से जुटाए जा सकते हैं, उनको ध्यान में किस तरह से रखा जाए और उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया। उसके बाद में मानवीय मूल्यों का समावेश। निश्चित है कि हम भारत में मानवीय मूल्यों की प्रधानता सर्वाधिक है। यहाँ पर मानवीय मूल्यों को जितना महत्व दिया जाता है शायद उतना महत्व किसी अन्य को नहीं दिया जाता है। इसीलिए मानवीय मूल्यों के समावेश पाठ्यक्रम के अंतर्गत किए गए और पाठ्यक्रम को मानवीय मूल्यों युक्त बनाने का पूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया और पाठ्यक्रमों में ये परिवर्तन किया गया। उसके बाद में पूर्व कार्यक्रमों की असफलता पर विचार कि जैसे पूर्व कार्यक्रम जितने भी प्रस्तुतियां दी गई, जैसे 1986 की शिक्षा नीति में, 1996 की शिक्षा नीति में, 2000 में जो प्रस्तुत किया गया, उसमें क्या कमियां रही, क्यों वो ठंडे बस्ते पे रह गए, क्यों वो कागजी कार्रवाई बनकर रह गया, इन सभी चीजों पर विचार किया गया, जिससे ये सुनिश्चित किया गया कि 2005 एनसीएफ 2005 ठंडे बस्ते में न जाए, कोई कागजी कार्रवाई बनकर न रहे, बल्कि वास्तविकता के धरातल पर ये क्रियात्मक रूप से हमारे सामने निकल कर आए। यानी कि जब इसका निर्माण किया गया तो इन सब बातों को उसमें सम्मिलित किया गया, इन सब बातों पे विचार करते हुए पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण किया गया। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इसके सुझाव और उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ कि आज की ये बात समझ में आई होगी। तो इसके आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि पाठ्यक्रम संरचना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के निर्माण की प्रमुख बिंदु पर